दोस्तों नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या की, और वो है रोजगार। दोस्तों 140 करोड़ के लोगों में अगर रोजगार की समस्या रहेगी तो देश पे बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा। लेकिन इस बात को हमें समझना होगा कि 140 करोड़ लोग इस देश का सबसे बड़ा बाजार भी हैं और एक सबसे बड़ी ताकत भी है। इसीलिए ये कहना कि हिंदुस्तान में रोजगार उत्पादन नहीं हो सकता या रोजगार के अवसर कम हो सकते हैं या कम हैं, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं हमें अपने जो प्लानिंग है उसमें देखने की जरूरत है कि कहीं हम गलत तो नहीं जा रहे। ये बात सही है कि जब हम बड़ी कंपनियों की बात करते हैं, एफडीआई की बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट आता है, नई टेक्नोलॉजीज आती हैं, सब कुछ आता है, लेकिन उतना रोजगार नहीं होता जितना इस देश को जरूरत है। क्योंकि बड़ी कंपनियां हमेशा ऑटोमेशन पे ध्यान रखती हैं और मास प्रोडक्शन उनका फोकस होता है। तो बड़ी कंपनियों से आर्थिक स्थिति में सुधार जरूर होता है, लेकिन जितने रोजगार पैदा होने चाहिए उतने नहीं हो पाते। इसीलिए हमेशा इस बात को कहा जाता है कि अगर हिंदुस्तान में रोजगार पैदा करने हैं तो हमें स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस पे ध्यान देने की जरूरत है। इस देश में करीब अलग अलग आंकड़े हैं, कोई 12 करोड़ बोलता है, कोई 8 करोड़ बोलता है, कोई 13 करोड़ बोलता है। इतने करीब लोग इस या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज 1, 2, 3, 4 लोगों के मिला के छोटी से मीडियम इंडस्ट्रीज तक काम करते हैं। और हकीकत यह है कि हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति का आधार या इकोनॉमिक फाउंडेशन अगर हम बोल सकते हैं तो दो चीजें हैं, एक है एग्रीकल्चर और दूसरा है स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। आज हम फोकस करेंगे स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को लेकर। अगर हमें इस देश में स्किल्ड मैन पावर को या सेमी स्किल्ड मैन पावर को रोजगार देना है तो हमें स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पे ध्यान देना होगा। बगैर उसके अगर आप उम्मीद करेंगे कि बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल जाएगी, सरकारी कंपनियों में नौकरी मिल जाएगी, ये होने वाला नहीं है। तो रोजगार के लिए हमें एमएसएमई पे ध्यान देने की जरूरत है। दूसरी समस्या हिंदुस्तान में जो आ रही है वो आ रहा है हमारा ट्रेड डेफिसिट। हम जितना आयात कर रहे हैं उस हिसाब से हमारा निर्यात नहीं बढ़ रहा है, और उसका कारण यह है कि ज्यादातर निर्यात हम उम्मीद करते हैं कि बड़ी कंपनियां करेंगी या जो छोटी कंपनियां हैं सक्षम है वो करेंगी। लेकिन हम अगर चाइना का उदाहरण देखें, यूरोपियन कंट्रीज का उदाहरण देखें, जापान का उदाहरण देखें, ज्यादातर एक्सपोर्ट्स जो होता है वो मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज करती हैं। उसका कारण बहुत सिंपल है। बड़ी कंपनियां जैसा मैंने पहले कहा कि मास प्रोडक्शन करती हैं, लेकिन जब आपको वैरायटी डेवलप करनी होती है, इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लाने होते हैं, किसी भी सुपरमार्केट को अगर 10,000 प्रोडक्ट चाहिए तो बड़ी कंपनी तो उसमें से 5 दे पाएगी, लेकिन बाकी सारे प्रोडक्ट्स आपको अलग अलग जगह पे अलग अलग मात्रा में अलग अलग फीचर्स, क्वालिटी पैरामीटर्स के हिसाब से बनाने होंगे। वो बड़ी कंपनियां नहीं कर पाएंगी क्योंकि इतनी फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी कंपनियों में नहीं होती है। इसीलिए ये जानना जरूरी है कि हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को तैयार करना होगा कि जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डिमांड आ रही है उस हिसाब से तुरंत उसको समझ के एडॉप्ट करके बाजार में घुसा जाए। चाइना ने यही दुनिया को सिखाया है कि किस तरह से आप बाजार को समझ के अपनी चीजों का निर्यात आयात जो बैलेंस है उसको सही कर सकते हैं। इससे इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, ये बात हमें समझनी होगी। तो इसका मतलब यह है कि अगर हमें अपने देश की आर्थिक स्थिति को भी सुधारना है तो हमें स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को ध्यान देना होगा, जिससे एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज आएगा, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस होता है या जो गैप बढ़ रहा है उसमें भी सुधार होगा। जब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का गैप जब सुधरेगा या इसमें कमी आती जाएगी तो जो हम रुपए को, भारतीय रुपए को अंतरराष्ट्रीय करेंसी बनाना चाहते हैं वो तभी हो पाएगा। जैसा इस समय रशिया ये कह रहा है कि अब हम भारत के रुपए में ट्रेड नहीं करेंगे, कारण ये है कि हम उनसे तेल ले रहे हैं, बदले में उनको रुपए दे रहे हैं। लेकिन अगर रुपए की जगह अगर हम उनको निर्यात करते, मान लीजिए वहां के जरूरत के हिसाब से हम उनको खाना दे देते, कपड़े दे देते, दवाइयां दे देते, तो ये जो गैप है ये कम होता, तो काफी हद तक एक्सपोर्ट हम कर पाते हमारी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज का प्रोडक्ट जो रशियन स्टैंडर्ड के हिसाब से होता, और जो थोड़ा बहुत डेफिशिएंसी पेमेंट था वो हम रुपए में कर देते। तो ये मॉडल सस्टेनेबल था।
वन वे कैश ट्रांसफर कहीं पे भी दुनिया में सस्टेनेबल नहीं होता है। ये बात हमें समझनी होगी। इसीलिए डॉलर के मुकाबले अगर हमें अपने इंडियन रुपये को खड़ा करना है बाजार में, तो हमें अपने एक्सपोर्ट्स को ग्रोथ देनी होगी, नहीं तो ये ड्रीम हमारा पूरा नहीं होगा। अब समस्या क्या है कि हमारा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो एंटरप्रेन्योर है वो आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा। दोस्तों, मैंने काफी क्लोजली इसका स्टडी किया। मैंने चाइना में कैसे वो एमएसएमई को डेवलप करते हैं, यूरोप में कैसे करते हैं, जापान में कैसे करते हैं, इसकी स्टडी की गई। सबसे बड़ी समस्या हमारे साथ जो आती है वो आता है कि हमारे यहाँ जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंटरप्रेन्योर है उसके पास कोई भी ऐसा इकोसिस्टम नहीं है जो उसको गाइड कर सके। हर आदमी जाके उसकी टांग खींचता है, उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं करता। ना डिपार्टमेंट उनकी सुनते हैं क्योंकि सारे अधिकारी अपने अपने काम में बिजी। ना उनके पास आईआईटी और आईएम को अप्रोच करने का कोई सिस्टम है। आईआईटी और आईएम के प्रोफेसर्स भी बड़ी कंपनियों मल्टीनेशनल्स के लिए कंसल्टिंग करने में ज्यादा विश्वास करते हैं, ना कि हिंदुस्तान की आर्थिक स्थिति को सुधारने में। उसके अलावा जो सबसे बड़ी समस्या आती है बैंकर्स की। बैंकर्स को हमेशा ये लगता है कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री हो पैसा लेके भाग जाएगी, क्योंकि ऐसा कोई इकोसिस्टम नहीं है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री की क्रेडिट रेटिंग कर सके, उसके ट्रैक रिकॉर्ड को बता सके, उसकी क्रेडिबिलिटी को बता सके। तो बैंकर्स हमेशा डरे रहते हैं। कंज्यूमर इसलिए स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का माल नहीं खरीदता, उसको लगता है पता नहीं यार इसने क्वालिटी क्या बनाई होगी, मिलावट तो नहीं किया होगा, ट्रस्ट डेफिसिट है। तो वो इसीलिए वापस ब्रांडेड मल्टीनेशनल के प्रोडक्ट की तरफ चला जाता है। और ओवरऑल इतने पैसे नहीं होते एमएसएमई के अंदर, क्योंकि इन सब कंस्ट्रेंट्स में उसका मार्जिन नहीं बढ़ पाता, इनोवेशन नहीं कर पाता, सिस्टम्स डेवलप नहीं कर पाता। उसके पास अगर पैसे नहीं होते तो कोई भी क्वालिफाइड मैनेजर उसके यहाँ काम नहीं करना चाहता, क्योंकि कोई भी मैनेजर अगर आएगा तो वो भी चाहेगा उसको अच्छी सैलरी मिले, उसको अच्छी सुविधाएं मिले, तो उसके पास फिर स्किल सेट नहीं आता। तो ये एक स्पाइरल प्रॉब्लम है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की और इसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है। मोदी जी ने कहा था कि इस देश में हम एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करेंगे, एमएसएमई पे हमारा ध्यान है, स्किल डेवलपमेंट की बात करी, स्टैंड अप इंडिया की बात करी और बहुत सारी बातें करी, लेकिन अपेक्षा के हिसाब से जितनी उम्मीदें थी उतना रिजल्ट नहीं आया। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? समस्या हम सबको पता है, ब्रीफली मैंने आपके साथ चर्चा भी कर ली। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। मेरे 5 सुझाव हैं। अगर मोदी जी इसको ध्यान दें या उनके मंत्रालय इन बात को ध्यान दें तो काफी हद तक हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले तो एमएसएमई का एचएस कोड के बेस पे। ऐसा तो नहीं है कि आप एमएसएमई हैं, एमएसएमई कहने से काम नहीं बनेगा। आफ्टर ऑल एमएसएमई कोई तो प्रोडक्ट बनाती है, 1 बनाएगी, 2 बनाएगी, 10 बनाएगी, जो भी बनाएगी, हर एक प्रोडक्ट का कोई ना कोई एचएस कोड है। आप एचएस कोड के हार्मोनाइज क्लासिफिकेशन जिसको हम बोलते हैं टैक्सेशन की भाषा में, हर एचएस कोड पे आप एक डेटाबेस बनवाइए और कंपनियों को बोलिए कि हर एक डेटाबेस में अपने एचएस कोड के हिसाब से जाएं और अपने आप को रजिस्टर करें। मान लीजिए मैं प्लास्टिक की कंपनी चलाता हूं, तो मैं प्लास्टिक के सेक्शन में जाऊंगा। उस दिन प्लास्टिक के सेक्शन में कहीं पे बाल्टी लिखा होगा, कहीं पे नल लिखा होगा, कहीं पे पाइप लिखा होगा, कहीं पे फुटमैट लिखा होगा। मैं जो बनाता हूं प्लास्टिक सेक्शन में जाऊं, उस पर्टिकुलर सेक्शन में जाके अपने पूरे डेटा की एंट्री करूं और उसमें क्लासिफिकेशन ऑप्शन होने चाहिए। मैं शायद फुटमैट भी बना सकता हूं, मैं बाल्टी भी बना सकता हूं, मेरे पास ये साधन भी है, मेरे पास सुविधाएं भी है, जो भी है 3, 4, 5 प्रोडक्ट जो भी मैं बना रहा हूं, हर जगह इंडिविजुअली मैं अपने आप को वहां पे रजिस्टर कर दूं। उसका फायदा ये होगा कि अगर कल को मुझे कोई भी डेवलपमेंट, मान लीजिए फुटमैट पे कोई नई रिसर्च होती है, तो मुझे पता है कि किसके काम की ये चीज है। तो जब एचएस कोड में मान लीजिए 5000 कंपनियों का नाम है, तो उन 5000 कंपनियों को कंसर्न डिपार्टमेंट की तरफ से वो न्यूज़लेटर ईमेल होना चाहिए कि फुटमैट में ये नई डेवलपमेंट हुई है, चाहे वो साइंटिफिक है, टेक्निकल है, कोई पॉलिसी है, कोई कुछ भी है, तो उसको मिल जानी चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, एक जनरल न्यूज़लेटर बनाते हैं, इंडस्ट्री एसोसिएशन को भेजते हैं कि आप अपने मेंबर्स को भेज देना। किसी को नहीं पता कि वो कागज किसके काम का है। हम 1000 आदमियों को भेज देते हैं, 2 भी नहीं पढ़ते। तो कम से कम पेपर वेस्ट, टाइम वेस्ट रुकेगा
अगर मेरे को अपने प्रोडक्ट में डाइवर्सिफाई करना है तो मैं जाऊंगा अपने मास्टर डेटाबेस पे और अपना क्लासिफिकेशन प्लास्टिक से के साथ साथ मेटल में भी कर लूंगा। अगर मुझे फ्यूचर में अपने लिए या बच्चों के लिए डाइवर्सिफाई करना है तो मेरे को रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो पहली बात तो एचएस बेस्ड क्लासिफिकेशन जो है उस बेस पे हिंदुस्तान की सारी इंडस्ट्री का ऑनलाइन डेटाबेस अवेलेबल होना चाहिए। अब वो गलत है या सही है उसको भरने की जरूरत या जिम्मेवारी आपकी नहीं है, सरकार की नहीं है। अगर मैं इतना टाइम नहीं निकाल सकता कि मैं जाके खुद अपना डेटाबेस अपडेट करूं तो बाजार में रहने का मुझे कोई शौक नहीं है या मुझे कोई जरूरी नहीं है। अगर बाजार तब मुझे रिजेक्ट कर देता है तो गलती सरकार की नहीं है, समाज की नहीं है, मेरी है, क्योंकि मैं इतना भी कष्ट नहीं उठा रहा हूं कि अपने आप को सही जगह पे प्रॉपर डेटाबेस एंट्री कर सकूं। और आज की दुनिया में अगर कोई ये बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बिजी हूं, तो ऐसे जो लोग हैं उनको आगे बढ़ने का कोई शौक नहीं है, वो अपना टाइम मैनेजमेंट नहीं कर सकते, वो बेसिक कंप्यूटर स्किल भी नहीं सीख सकते। ऐसे लोगों की जरूरत देश को भी नहीं। अगर वो दुखी हैं तो वो अपने कर्मों से दुखी हैं, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। तो एक नेशनल डेटाबेस एचएस कोड बेस पे इंडस्ट्रीज का होना चाहिए, पहली बात। दूसरा, जितना पेपर वर्क है उसको आपको मिनिमाइज करना होगा। भारत सरकार को एक कानून पास करना होगा, जैसे अमेरिका में है पेपर वर्क रिडक्शन एक्ट। हर कानून में भारत सरकार को पहले कानून पास करके ये डिक्लेरेशन देना होगा कि हर साल कितने पेपर वर्क कम किए गए, और जो भी नया कानून आएगा उसमें इस बात का ध्यान रखा जाए कि उसमें पेपर वर्क 0 हो, जो होगा डिजिटल होगा। इससे आप पूरे डेटाबेस को अलाइन कर सकते हैं। बार बार आपको एड्रेस लिखना है, नाम लिखना, ये लिखना, ये काहे को हम पैसा वेस्ट कर रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं। जब एक बार एंट्री हो गई डेटाबेस में, आप बाकी चीजों को लिंक क्यों नहीं कर सकते? बार बार लोगों को क्यों परेशान किया जाए? पैसा वेस्ट, टाइम वेस्ट, लाइन में लगना, धक्के खाना, कागज पूरा नहीं मिला, अधूरा मिला, ये तमाशे कब बंद होंगे इस देश में? और इन्हीं खामियों का फायदा करप्शन होता है, इसी का फायदा इंस्पेक्टर उठाते हैं। तो भारत सरकार के अपने सिस्टम ही करप्शन को जन्म देते हैं, करप्शन को पालते पोसते हैं, और फिर हम कहते हैं इस देश में करप्शन बहुत ज्यादा है। सरकार खुद ही करप्शन का सोर्स है। आपके डिफेक्टिव कानून, डिफेक्टिव फाइलिंग सिस्टम ही करप्शन का सोर्स है। और इंस्पेक्टर्स तो जाते ही फैक्ट्री में वसूली करने हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तीसरी बात, किसी भी इंस्पेक्टर को कोई भी चालान इशू करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। सबसे पहले इंस्पेक्टर को उस एंटरप्रेन्योर को या उस कंपनी को किसी इंस्टीट्यूशन से लिंक करना चाहिए। मान लीजिए आप इंस्पेक्टर हैं और आप गए किसी फूड कंपनी में और आपको लगता है वहां हाइजीनिक कंडीशन ठीक नहीं है। जितने भी हिंदुस्तान में एक्सपर्ट इंस्टीट्यूशंस हैं, आईआईटीज, आईआईएम, स्टेट इंजीनियरिंग कॉलेज, फूड साइंस के कॉलेज, ये इस देश में एक मैंडेटरी होना चाहिए कि हर एमएसएमई किसी ना किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से लिंक होगा, जैसा चाइना में होता है। आप उसको आइसोलेटेड वे में छोड़ नहीं सकते हैं। ये उम्मीद नहीं कर सकते कि एंटरप्रेन्योर सब कुछ जाने, ये नहीं पॉसिबल है। तो अगर मान लीजिए मैं फूड इंडस्ट्री हूं तो मेरे आसपास जो भी फूड या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है वहां पे मेरा रजिस्ट्रेशन उस इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे मैंडेटरी होना चाहिए। मैं उस रजिस्ट्रेशन का फायदा उठाऊं या ना उठाऊं, ये फ्री रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होना चाहिए। कारण कि कल को मेरे को फूड सेफ्टी के बारे में कुछ जानना है तो मैं इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पे जाके वहां देख सकता हूं कि फूड हाइजीन के लिए मुझे क्या करना है, वीडियोस वहां होने चाहिए। मैं पर्सनली वहां जाऊं, वहां के प्रोफेसर से मिलूं, धक्के खाऊं, क्या जरूरी है? सारे जनरल स्टैंडर्ड, चाहे वो बीआईएस के स्टैंडर्ड हो, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड हो, किसी और रेगुलेटरी स्टैंडर्ड हो, हर एक की गाइडलाइंस वीडियो फॉर्म में हर एक की वेबसाइट पे होनी चाहिए। बेसिक जानकारी मेरे को ऑनलाइन मिल जानी चाहिए। कोई मेरी बहुत स्पेसिफिक प्रॉब्लम है जिसका आंसर मुझे नहीं मिल रहा है, मैं उसके लिए वहां की हेल्पलाइन से बात कर सकता हूं। अगर हम एक इंडस्ट्री इंस्टीट्यूशन डिजिटल प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे तो एमएसएमई को सपोर्ट मिलेगा। सिर्फ इंस्पेक्टर जाके चालान इशू करके, पैसे की वसूली करके, धमका के, उसको थ्रेट करके कि अगर आपने पैसे नहीं दिए तो मैं आपके खिलाफ लाइसेंस इशू कर दूंगा, लाइसेंस कैंसिल कर दूंगा,
ये सब दुकानदारी तभी बंद होगी जब हम एमएसएमई को हैंड होल्डिंग करेंगे, गाइडेंस देंगे। क्या भारत में ऐसा कोई सिस्टम है? आईआईटीज, आईआईएम्स और यूनिवर्सिटीज की परफॉर्मेंस इस बात पे तय होनी चाहिए कि उन्होंने कितने एमएसएमई को वर्ल्ड क्लास बनाया। सिर्फ 4 कागज लिख के, उसके ऊपर आर्टिकल करके, प्रमोशन लेके, टैक्स पेयर के पैसे से अपनी तनख्वाहें और पर्क्स को बढ़ाते रहना, ये डेवलपमेंट नहीं है। क्या आईआईटीज, आईआईएम्स जिनको टैक्स पेयर्स ने क्रिएट किया है, उनकी देश के प्रति जिम्मेवारी है या नहीं है, या सिर्फ आर्टिकल लिखना ही जिम्मेवारी है? तो हर प्रोफेसर या हर डिपार्टमेंट या हर इंस्टीट्यूट की परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन इस बेस पे होनी चाहिए कि उसने कितने एमएसएमई को वर्ल्ड क्लास बनाने में हेल्प करी, या कितनों को आपके इंटरफेस से उन्होंने एक्सपोर्ट बढ़ाया, या उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, या उनकी परफॉर्मेंस हुई, इंप्रूव हुई। कुछ तो पैरामीटर टेंजिबल आना चाहिए। और ये सब ऑनलाइन क्यों नहीं हो सकता? और ये सिर्फ ये कहने से कि हमने कर दिया इज नॉट इंपॉर्टेंट। दिस होल डेटाबेस शुड बी ऑडिटेबल, ट्रेसेबल। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जितनी भी एम्बेसीज हैं उनको अपने यहां डेटाबेस बनाना चाहिए कि कौन कौन से टेंडर्स उनके देशों में आ रहे हैं, और एचएस कोड के हिसाब से, जैसा मैंने कहा, कि वो उस एचएस कोड के साथ उस टेंडर को लिंक कर दें ताकि उससे रिलेटेड कंपनियां उसको देख सकें, चाहे वो आज एक्सपोर्ट करें या ना करें, लेकिन उनको पता तो लगेगा कि दुनिया में किस तरह के स्टैंडर्ड्स आ रहे हैं, किस तरह की डिमांड हो रही है। हो सकता है कि 1000 अगर एंटरप्रेन्योर उसमें हो, 10 तो तैयार हो पाएंगे, 1% लोग तो सीख पाएंगे। और अगर 1% लोग सीख जाते हैं तो बहुत बड़ा बदलाव है, कम नहीं है 1%। 10 करोड़ में 1% छोटा नहीं होता है। हम 10 लाख की बात करें तो 10 लाख कंपनियां अगर सुधर जाती हैं तो हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट क्रिएट होता है। तो हम 100% को सुधारने की बात नहीं कर रहे हैं। अगर हम हर साल 1% भी सुधार देंगे, ये देश बहुत तेजी से बदलेगा। तो मेरा सिर्फ रिक्वेस्ट इतना है कि हिंदुस्तान में पैसे की कमी नहीं है, मंत्रालयों के पास पैसा भरा पड़ा है, सुविधाएं सब हैं, फिजिकल मूवमेंट की आपको जरूरत नहीं है। जितना पैसा हम 5 स्टार होटल्स में सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन के नाम पे वेस्ट करते हैं, मैं वेस्ट इसलिए कह रहा हूं कि आप अगर प्रॉपरली ऑडिट करिए कि एक सेमिनार में टोटल खर्चा कितना होता है, और उस सेमिनार के बाद कितना एक्सपोर्ट बढ़ गया, उस सेमिनार के बाद कितना एम्प्लॉयमेंट बढ़ा, उस सेमिनार के बाद कितना इन्वेस्टमेंट आया, क्या इसका कोई डेटा, कोई रिसर्च किया आज तक किसी ने? सिर्फ फोटो खींचने के लिए और स्पॉन्सरशिप देने के अलावा सेमिनार कॉन्फ्रेंस का कोई काम रहा नहीं आज। क्योंकि जिसको जो जानकारी चाहिए वो आदमी, वो एक एंटरप्रेन्योर इंटरनेट से ले लेता है, सेमिनार में नहीं जाता है। तो सेमिनार में जाते हैं नेटवर्किंग के लिए, वो इसलिए क्योंकि हमने अल्टरनेट प्लेटफॉर्म नहीं बनाया। अगर डिजिटल प्लेटफॉर्म अल्टरनेट है तो मुझे सेमिनार और एग्जीबिशन जाने की भी जरूरत नहीं है। मैं यहीं बैठ के मेरे रिक्वायर्ड के वेंडर को मैं मेल डाल सकता हूँ, फोन पे बात कर सकता हूँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकता हूँ, उसके प्रोडक्ट के सैंपल मंगा सकता हूँ। ये सब सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, एग्जीबिशन करने से काफी सस्ता होगा। तो पैसे की कमी नहीं है किसी मंत्रालय के पास, आइडियाज नहीं है, लॉजिक नहीं है, और कहीं ना कहीं हम लोग सही दिशा में जाना नहीं चाहते। जैसा चल रहा है बस चलने दो। क्या मोदी जी इस स्टेटस को बदल पाएंगे? क्या मोदी जी का ये अनफिनिश्ड एजेंडा कि भारत दुनिया की एक विश्व आर्थिक महाशक्ति बने, क्या मोदी जी एमएसएमई को स्ट्रेंथन कर पाएंगे? अगर कर पाए तो इसका राजनीतिक लाभ, इसका आर्थिक लाभ, इसका सामाजिक लाभ इस देश को मिलेगा, और आने वाली पीढ़ियां मोदी जी के इस योगदान को याद रखेंगी। तो इस देश के नागरिक होने के नाते मेरा निवेदन है मोदी जी से कि आप एमएसएमई के ऊपर जो मैंने कुछ सुझाव दिए, आप इसमें इम्प्रोवाइज कर दीजिए। मैं नहीं कहता ये अल्टीमेट है, ये मेरे सुझाव हैं, मेरे अनुभव के हिसाब से हैं। हो सकता है आप लोगों के पास और ज्यादा अच्छे सुझाव। कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव शेयर करिए, बताइए कि क्या और कैसे हो सकता है इस देश में सुधार। हो सकता है कि उसमें से कुछ सुझाव मोदी जी की सरकार अडॉप्ट कर ले, और ये देश की तरक्की में आपका और हमारा कुछ तो योगदान होना चाहिए। आपका क्या कहना है कि एमएसएमई पे एक एक्शन प्लान बनना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दीजिए कि क्या करना चाहिए एमएसएमई के सुझाव के लिए या सुधार के लिए। हो सकता है कि कुछ अच्छी चीज इस चर्चा से निकल के आए। अगर आपको लगता है कि नहीं ये चर्चा महत्वपूर्ण है, इसको आगे बढ़ाना चाहिए, तो कृपया इस डिस्कशन को शेयर करिए,
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आपने वक्त निकाला उसके लिए धन्यवाद। फिलहाल वंदे मातरम।